ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। पहले एक बेसिक प्रोविजन पढ़ लो ताकि दिमाग में थोड़ा चीजें बैठे। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 3 जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि एक कंपनी को आप किसी लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हो। किस पर्पस के लिए बना सकते हो? लॉफुल पर्पस मतलब वो होता है जो इन द आईज ऑफ लॉ प्रॉपर है और इससे किसी को इंजुरी या नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? अगर 7 से ज्यादा लोग बना रहे हैं तो कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बनेगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो कंपनी प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बनेगी। और यदि एक सिंगल पर्सन है तो वो भी कंपनी को अपने नाम से रजिस्टर करा सकता है और वो 1 पर्सन कंपनी कहलाएगी, जो एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी ही होगी। चलिए इतनी लाइन पे फोकस करो। एक कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। सिंगल पर्सन 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, जो बाय नेचर एक तरह की क्या है, प्राइवेट कंपनी है। किस तरह से बना सकते हैं? तो अपने नेम्स को वो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का। उसमें सब्सक्रिप्शन शीट होती है कि जो फाउंडर्स है उनको क्या करना होता है, उसमें साइन करना होता है। तो जो जो फाउंडर्स बनना चाहते हैं कंपनी के, वो सब्सक्रिप्शन शीट में साइन करते हैं और रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके कंपनी बना सकते हैं। पहले आप बताओ, मेरी कही एक एक लाइन आपको समझ आई कि नहीं? हाँ सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? आ गई सर। अच्छे से बाकी लोग को मेरी कही गई एक एक लाइन समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर, आ गया। अच्छा, अब तुम जैसे कंपनी बना रहे हो तो भाई ये आप जानते हो कि इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आप कंपनी को आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स बना सकते हो या लिमिटेड बाय गारंटी बना सकते हो या अनलिमिटेड फॉर्म में भी बना सकते हो। अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अमाउंट ऑन शेयर्स कहने का मतलब है कि अगर एक शेयर 100 रुपए का है, मैंने ये शेयर खरीदा है और मैंने इसमें पे कर दिया है 25 रुपए, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो अब ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी में 75 रुपए की है और उससे ज्यादा मुझसे कोई 1 रुपए भी नहीं मांग सकता। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर, कि आप जितना शेयर खरीदोगे उस पे जो अमाउंट अनपेड है, आपकी लायबिलिटी उतनी होती है, उससे ज्यादा आपसे कोई नहीं मांग सकता। दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब होता है आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू अमाउंट गारंटीड। आपने जितना अमाउंट गारंटी कर दिया है कि आप कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, अपॉन वाइंडिंग अप उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताओ को बाय शेयर और बाय गारंटी समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बाय शेयर अच्छे समझ आया, जितना शेयर खरीदे उस पे जितना अमाउंट अभी पे नहीं करे हो आपकी लायबिलिटी उतनी है। और बाय गारंटी का मतलब जो अमाउंट आपने गारंटी कर दिया है कि कंपनी कल को अगर वाइंड अप होती है तो मैं इतना रुपए लॉसेस में पे करना चाहूंगा, तो आपने जैसे बोला मैं 5,000 पे करना चाहूंगा, तो लॉस 100 करोड़ का क्यों ना हो, आपसे कितना मांगा जाएगा? 5,000 रुपए मांगा जाएगा। 5000। हाँ। क्लियर है? तीसरा यस सर। अनलिमिटेड कंपनी, इसका मतलब आप बता दो क्या होता होगा? सर, जब मेंबर्स की लायबिलिटी लायबिलिटी अनलिमिटेड है अनलिमिटेड तो रहती है। पर्सनल प्रॉफिट से इसमें जा सकता है, जब वाइंड अप हो या लॉस हो तब। आपको ये परफेक्टली समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। अब हम आते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशंस पे। कंपनी के, कंपनियों के अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे अगर बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो कंपनियां कैसी कैसी होती है? तो अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं और इसके जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट में ही बना दिए जाते हैं। एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब कॉर्पोरेशंस हैं।
ठीक है, इन्हें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। इन पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। दूसरी बात, वो कंपनियां जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट होती है, उन्हें रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, तो दो तरह का होता है। वो कंपनियां जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनी, वो स्टैट्यूटरी कंपनी, और वो कंपनियां जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, वो रजिस्टर्ड कंपनी। शांत मन से पढ़ के बताओ, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर आगे समझ। ठीक, ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन लायबिलिटी के बेसिस पर होता है बेटा। आपको ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, लायबिलिटी के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है। अनलिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहां मेंबर की लायबिलिटी पे कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कल को अगर लॉस हो गया तो आपको अपना पर्सनल एसेट्स में से भी पे करना पड़ जाएगा। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बताओ? लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब बताया वो आपको मैं? सर उनके कंट्रीब्यूशन तक का लिमिटेड रहता है, मतलब जितना जितना वो वो गारंटी कंट्रीब्यूट करते करे, हैं। गारंटीड अमाउंट किस समय इनसे मांगा जाता है पैसा? लॉस या Wind up वाइंड के अप के टाइम पे। ओके, मतलब आप ये समझ गए हो, आपको परेशानी नहीं है। तीसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपको क्लियर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझाना पड़ेगा कि क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो आपको इतने क्लासिफिकेशंस में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। अब आप आइए प्राइवेट कंपनी के कंसेप्ट पर। ठीक है, देखो कंपनी आखिरकार एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ही है। कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, जब उसमें प्राइवेट वर्ड ऐड ऑन कर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें कैपिटल तो इन्वेस्ट होगा या पैसा तो लगेगा, बट नॉट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जिसमें कैपिटल तो इन्वेस्ट होता है पर पब्लिक से नहीं लिया जाता, उसे प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। तो इस चीज को और पक्का और स्पेसिफाई करने के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब होता है। एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब पहले 1 लाख रुपए मिनिमम लगता था, फिर गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया हटा दिया और कोई नया क्राइटेरिया लाया ही नहीं, इसलिए एज में भी प्रिस्क्राइब लगता। मेरी बात फिर सुनो, पहले प्राइवेट कंपनी बनाते थे तो मिनिमम 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल शुरू में लगता था, पर गवर्नमेंट ने वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया तो वहां पर अब वर्ड यूज होता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब है यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये किसी भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है और इसी के स्कोप में कंपनियां काम करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है? सबसे पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहां पे आपको एक बात समझनी है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपके शेयर ट्रांसफर के राइट पे रिस्ट्रिक्शन है, पर यह भी ध्यान रखो ये किसी तरह का प्रोहिबिशन नहीं है। अब आप कंफ्यूज मत होना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, बोर तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा? समझ आ रहा है सब चीज? यस सर। ठीक, अब आप एक प्राइवेट कंपनी के अगर शेयर होल्डर, अब आपके मन में ये है कि आई वांट टू ट्रांसफर शेयर, आप अपने कंपनी के जो आपके शेयर्स हैं वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल देनी होगी। ठीक है, अब अगर डायरेक्टर ने बोल दिया नो, आपको हम ट्रांसफर नहीं करने देंगे और एक जेन्युइन रीजन भी इसका बता दिया, तो आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो इसे रिस्ट्रिक्शन होना बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो तो ऐसा नहीं कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बस बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, और यदि बोर्ड ने मना कर दिया तो फिर आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात कितनी समझ आई? सर आगे। अच्छा, तो एक बात बताओ कि वेदिका हमारी कंपनी की शेयर होल्डर है, प्राइवेट कंपनी की, उसने अपने शेयर अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर दिए और बोर्ड को इस बात से कोई इशू नहीं है, तो ट्रांसफर अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ?
सर अप्रूव हो जाएगा। हाँ सर। अब एक सीएस है वो आके बोलता है मैंने तो बहुत ज्यादा लॉ पढ़ा है, भाई बुक में तो लिखा हुआ है लॉ बुक में कि शेयर ट्रांसफर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे कैसे आपने ट्रांसफर कर दिया? तो आपका क्या आंसर होगा? आपका क्या आंसर होगा सर इसका? एओ मतलब ऐसे जो आर्टिकल्स रहेंगे उसके रूल्स को हम लोग उसको बता सकते हैं कि उसमें हम उसको ये रिस्ट्रिक्शन है, बोलते हैं भैया रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, रोक लगी है, मना नहीं है। आई बात समझ में? यस सर, कितना क्लियर है मेरी बात? क्लियर यस है। सर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, 1% कंपनी को अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहां तो एक ही बंदा रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एक प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है आपको? नहीं सर। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक शेयर को 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर होल्ड किया है, जॉइंटली होल्ड किया है, तो उनको एक सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। जैसे कंपनी के 5 शेयर है जो श्रुति ने, गुंजा ने, अमन ने मिलकर दिए, तो इनको एक 1 मेंबर या सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनकी जॉइंट होल्डिंग है। आप बताइए, कोई दिक्कत इसमें? आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फिर बोलूं क्या? फिर बोलूं क्या मैं? आगे सर। आ गई। फर्दर ये बात ध्यान रखो कि जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, या जो पास्ट एम्प्लॉइज हैं या पास्ट मेंबर्स हैं, उनको आप इस 200 की कैटेगरी में, 200 की लिस्ट में नहीं गिनोगे, ठीक है? ये 200 का मतलब यहाँ पर है करंट शेयर होल्डर्स या करंट मेंबर। और शेयर होल्डर एक ही चीज होती है मेनली, विद अ स्लाइट डिफरेंस, याद रखना। करंट शेयर होल्डर या मेंबर 200 होते हैं, इसमें एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता, प्रीवियस एम्प्लॉय या प्रीवियस शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं किया जाता 200 की लिस्ट में। अब बोलो कितनी समझ आई ये बात आपको? आगे सर। अच्छे से आएगी, कंफ्यूजन है ईमानदारी से बोलना, फिर रिपीट कर दूंगा। सर आगे अच्छे से। आ गई। तीसरा और आखिरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके ऊपर डायरेक्ट प्रोहिबिशन लगा है। प्रोहिबिशन मतलब एकदम मनाही है, कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आप जनरल पब्लिक से किसी भी तरह से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा नहीं सकते। आप बता दीजिए कितना समझ आया आपको? आगे सर। अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? श्योर हो? ये प्राइवेट कंपनी का पूरा मीनिंग यहां तक समझ आ गया? यस हाँ सर। सर। अच्छे से ना? चलो ठीक है, आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आप आ जाओ। सर ये ऊपर वाला पॉइंट आपने बताया नहीं, इसको होल्ड पे रख रहा हूं आपके लिए मैं। अभी आपको बताऊंगा भी तो थोड़ा सिर के ऊपर से जाएगा, आप ध्यान रखना है, पॉइंट करना रहेगा अपने को, है ना? टू बी स्टडीड। ठीक। प्राइवेट लिमिटेड के नाम के आखिरी में क्या लिखा होता है? प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, इसमें तो आपको इशू जाना नहीं चाहिए, ठीक है? अब आते एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देख के बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। दूसरा? दूसरा क्लियर है? पहला मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। दूसरा लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तीसरा, लिमिटेड। हर कंपनी का सक्सेशन क्या परपेचुअल है, तो इसका भी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल है, ठीक है? अच्छा, देन बारी आती है इंडेक्स ऑफ मेंबर की। इंडेक्स ऑफ मेंबर मतलब लिस्ट ऑफ मेंबर, लिस्ट ऑफ मेंबर, ठीक। तो इसमें याद रखना, इफ मेंबर इज लेस देन 30, लेस देन 50, इफ मेंबर आर लेस देन 50, then no index is required. यस सर। भूलोगे तो नहीं इस बात को? सर इंडेक्स बनाएंगे कैसे, ये तो बता दो, हम लोग को समझ ही नहीं आई बात। अरे भाई तुम क्या करोगे, जितने लोग शेयर खरीदते ना तुम्हारे यहाँ, उनके लिए एक रजिस्टर बनाओगे जिसे बोला जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या बोला जाता है? रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर। अब इसमें क्या होता है, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर का ना जो फर्स्ट पेज होता है उस पे लिखा रहता है इंडेक्स, ठीक है? अब इसमें 1 2 3 4 करके नंबरिंग होती है, तो जितने लोग शेयर होल्डर बनते जाते हैं उनका नाम यहाँ पे क्या किया जाता है? रजिस्टर। नोट डाउन कर दिया जाता है। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है मेरी बात? ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर।
अच्छा, हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ध्यान रखना मिनिमम 2 डायरेक्टर रखते हैं। कितने डायरेक्टर? मिनिमम 2। 2 डायरेक्टर। 2 पेड अप कैपिटल की अब कोई रिक्वायरमेंट रह नहीं गई है। नहीं है। आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद अब बारी आती है प्रोस्पेक्टस की। क्या प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? नहीं, नहीं, provision। क्लियर हो गया। नहीं सर, पब्लिक कंपनी में। ये डिक्लेरेशन या कमेंसमेंट का रूल हट गया, इसको काट देना। ये इसी साल 2020 में अभी हटा है, ठीक है। कमेंसमेंट का रूल नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक। नेम के आखिरी में क्या लिखा होगा? प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। पहले बता दो, ये अभी तक जितना पढ़े, मैं आपको जो पढ़ाया, आपको अच्छे से सब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है बेटा इसमें? आपको क्लियर है? क्लियर है सर। श्योर हो? प्रोसेस के पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है, वापस फिर प्रोसेस पे हम ऊपर आएंगे। एग्जाम के पॉइंट से जो पूछता है उसकी थोड़ा बात करते हैं। हमको पढ़ना है ये, हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है, पढ़ो। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय प्रोफेशनल्स। आप एक सीएस हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का नाम है श्रुति जैन। अब 2 क्लाइंट श्रुति के पास आए, ठीक है, एक्स और वाई। इन्होंने श्रुति को बोला मैम हमारे लिए कंपनी बना दो। उसने बोला ठीक है, मैं कंपनी बना देती हूँ, ठीक। तो ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए, श्रुति के पास जमा कर दिए। श्रुति ने बराबर इन पे साइन वाइन कर दिया। कंपनी रजिस्टर्ड भी हो गई, कंपनी बन गई। लेकिन कल को पता लगा कि एड्रेस फेक था, ठीक है, बैंक डिटेल फेक थे। तो क्या श्रुति के ऊपर यहाँ कोई लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। क्यों? आएगी सर। क्यों? सर क्योंकि उस इससे कंपनी को इनको रजिस्टर आएगी या वही कराइए, इंस्पेक्ट तो करना। उसको एक बार हर चीज को वेरीफाई करना था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनके। आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो और जैसे आप किसी चीज को सर्टिफाई कर रहे हो या कंपनी बना रहे हो, तो आपको किन किन प्रिकॉशंस पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। पहले बताओ, इस बात पे कोई डाउट है क्या? मैंने जो नहीं बोला वो सर। बात समझ आई? अब क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे? सबसे पहला, ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम सब्सक्राइबर, ठीक है। एंगेजमेंट लेटर का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर की कंपनी के प्रमोटर ने आपको ऑथराइजेशन लेटर दिया है। नहीं तो कल को पलट गए, बोले हमने तो इनको बोला नहीं थे, बेमतलब सर्टिफाई कर दिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, एंगेजमेंट लेटर या आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दो कि आपको अपॉइंट किया गया है इनके फॉर्म्स को सर्टिफाई करने के लिए, ठीक। अब चलिए मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एज पर सर्टिफिकेशन इन फॉर्म DIR-12, कभी भी तुमको DIR-12 फॉर्म दिखे ना, तो याद रखना ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए होता है। बताया हो क्या पहले भी मैं? यस सर सर। CSET में पढ़े थे। अच्छा, और जो INC-22 होता है ये एड्रेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्रेस। Address. So a professional declared that he has been engaged for the purpose of certification. Therefore, the professional should take engagement letter from the promoter. ये पहला precaution आपको रखना ही है, बिना engagement letter दिए काम नहीं करना। कितना क्लियर है? क्लियर सर। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई जब करने जाओगे तो पूरा प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लेना INC-22 को सर्टिफाई करने से पहले। भाई INC-22 अभी फॉर्म खोल के दिखाऊंगा आपको, देखना क्या होता है उसमें। आपको बताना होता है कि एक्चुअल एड्रेस क्या है विद तहसील, डिस्ट्रिक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कंपनी के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी देख लो कि सच में वहां पे ऑफिस है भी कि नहीं है, बिफोर सर्टिफाइंग द फॉर्म। आपको मेरी बात कितनी समझ आई? क्लियर है सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। तीसरी सर। बात, फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करोगे वेरीफाई कर दो कि वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और प्रॉपरली अटैच हो रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चौथी बात, आप इस बात पे ध्यान रखो और ये कोशिश करो कि एक बार ऑफिस खुद विजिट करके देख लो कि सच में उस जगह पर रजिस्टर्ड ऑफिस है भी कि नहीं है। पर्सनली विजिट करे, कभी सर्टिफाई मत करना। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। कंपनी के प्रमोटर से डिक्लेरेशन दे दो कि
इनकॉर्पोरेशन के पहले जो जो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थे उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, ताकि आप अपनी तरफ से बचे रहो। आप ये लिख दे सकते हो ना कि जितना कंपनी के डायरेक्टर्स ने या प्रमोटर ने मेरे को डॉक्यूमेंट दिया तो उसी हिसाब से मैंने सर्टिफिकेशन किया था। ये वाला पॉइंट आपके सिर के ऊपर से गया होगा जितना मुझे लगता है। मैं एक सीएस हूँ, मैं कंपनी रजिस्टर करा रहा हूँ, तो मुझे डिटेल कौन ला के देगा? कंपनी के प्रमोटर ही तो ला के देंगे। तो मैं इंश्योर करूंगा कि रजिस्ट्रेशन से पहले मेरे को सारे सही सही डिटेल मिल जाए, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से क्या कर सकूं, हर चीज को वेरीफाई कर सकूं। आप बता दो ये बात कितनी समझ आई? जी सर। आपको ये सारे प्रिकॉशन समझ आए कि नहीं? एंगेजमेंट लेटर देना है, ओरिजिनल रिकॉर्ड देखना है, अटैचमेंट को बहुत ध्यान से देखना है कि प्रॉपर है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, ये देखना है जी सर। पर्सनली जाके कि रजिस्टर्ड ऑफिस है भी कि नहीं, और कंपनी के लोगों से डिक्लेरेशन दे दो कि उन्होंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिए हुए हैं। अब अगर आप ये प्रिकॉशन नहीं बरतते हो और कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग काम हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर सेक्शन 447 के हिसाब से केस चलवाया जाएगा। सेक्शन 447 इज फ्रॉड सेक्शन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। फ्रॉड का सेक्शन है। प्लस आपके ऊपर आईसीएसआई की तरफ से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो डिसिप्लिनरी बॉडी है, जिसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोलते हैं, वो आपको पनिश करेगा अलग से। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? समझ आया? हाँ सर। चलो इसको शांत मन से एक बार प्रिकॉशन को आप पढ़ो और बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया। एक बार देख लो प्रिकॉशन को, प्रिकॉशन को आप देख लो। नीचे करना हो तो बताना, नीचे कर दूंगा। सर नीचे कर दो। हो जाए तो बताओ। यस सर, हो गया। टफ था क्या? क्या ये टफ था? आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। सर आ गया। आ गया? अब चलिए पब्लिक कंपनी पे, इनकॉर्पोरेशन को प्राइवेट पब्लिक का साथ में करेंगे स्टेप्स, आपको सिखाता हूँ। आप पब्लिक कंपनी पे, और देखो बहुत आसान सी बात है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ आप ये बताओ। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? सर जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। हाँ, और पब्लिक प्रोस्पेक्टस में कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा। जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो मेंबर्स कितने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे? मेंबर्स कितने से ज्यादा होंगे? मेंबर्स मिनिमम 7। 7 से मिनिमम ज्यादा 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। नहीं है। कोई आप लिमिट बता नहीं है। दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि पहले क्या होता था, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख का कैपिटल लगता था। अब गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया क्या किया, हटा दिया, तो वहां पे एज में भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया। आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, फर्दर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी क्या ट्रीट किया जाता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। ये बात ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है? तो इसको लेकर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ये कहता है कि एक पब्लिक कंपनी को आप किसी भी लॉफुल पर्पज से बना सकते हो, 7 या 7 से ज्यादा लोगों के साथ मिलके। किस तरह से? मेमोरेंडम में नेम सब्सक्राइब करके और कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को फॉलो करके। बता दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर।
अब फर्दर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप एलिजिबल हो कि आप पब्लिक से इन्वेस्ट करा सकते हो, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर खरीदने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना जो List कंपनी है कराना उसके पड़ेगा। शेयर को लिस्ट या कोट करवाना होगा, कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक, एक पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्रीली और ट्रांसफरेबल। जब आप किसी को शेयर ट्रांसफर करने का अरेंजमेंट करते हो तो आपका और उस पर्सन का एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे मैं एक पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं गुंजा को अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे और गुंजा के बीच एक क्या बन जाएगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? अब नहीं। यहाँ पे नीचे केस पढ़ो, क्या दिया है केस, वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड। इस केस में एक डिफरेंस को शो किया गया है कि बेसिकली प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में मेन डिफरेंस किस बात का आ जाता है। तो जो मेन डिफरेंस आता है अगर आप बोलोगे तो वो ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर आता है। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर का ट्रांसफर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन जब आप एक पब्लिक कंपनी की बात करते हो तो वहां पर जो होता है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। आप बताओ, आपको ये लाइन, वर्ड्स और कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया जो मैंने बोला? आगे सर। ये जो केस है ये क्या बता रहा है, क्लियर डिस्टिंक्शन बताता है किसके बीच, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग होते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। और 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा जनरल मीटिंग में। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अच्छा, नहीं दूसरी सर। बात, लिमिटेड लायबिलिटी समझाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। नंबर ऑफ मेंबर समझाना पड़ेगा? नहीं। ट्रांसफरेबल शेयर, नहीं। लाइफ स्पैन, नहीं सर। नहीं सर। परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये आप समझ गए हो। हाँ यस सर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल प्राइवेसी की। तो बेसिकली ये सिर्फ अपने इन्वेस्टर को ही अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। कैपिटल अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना आप इशू करवा सकते हो। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के। ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से? आप इतना पढ़ के रखोगे, हाँ सर। ये आप हाँ करिए। सर। कल हम लोग कल की क्लास में 1% कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 1%। और ये 1% चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड चैप्टर पे आएंगे, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। ठीक है बेटा, यस सर। ये करो आप, काफी है आपके लिए।